हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए तैयार? आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। होपफुली आपने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे सेल के, जिसमें मैंने और चीजें बताई हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये नहीं प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है, याद है पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। तो उसी सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में एक एडिशनल कवर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल कवर होता है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इसी का नाम है सेल वॉल। अब ये सेल वॉल का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन तो पहले ही उसको स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सब दे रही थी, मगर ये जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है, ज्यादा रिजिड बनाती, मोर स्ट्रॉन्ग। तो इट मेक्स इट मोर रिजिड। और एडवर्स कंडीशंस, वो कंडीशंस जब क्लाइमेट जो है उस प्लांट सेल के लिए ठीक नहीं है, प्लांट सेल मर सकता है, तो ये उसको बचाती है। तो प्रोटेक्ट्स इन एडवर्स एनवायरमेंट। एडवर्स का मतलब खराब एनवायरमेंट, तो इट प्रोटेक्ट्स इट इन एडवर्स एनवायरमेंट। ये प्लांट सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ये लिविंग नहीं होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च होता है वैसे ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है सेल्यूलोज। तो सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज से। क्या आपको याद है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। पिछले वीडियो में हमने ऑस्मोसिस के बारे में भी पढ़ा था। तो दो कंडीशंस थी ना ऑस्मोसिस में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं। याद है आप लोग को ऑस्मोसिस में तीन तरीके के थे सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में तो कोई सेल को परेशानी नहीं होती है, मगर इन दोनों केसेस में या तो सेल स्वेल कर जाता है या श्रिंक कर जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल स्वेल करता है और हाइपरटोनिक में श्रिंक करता है। अब ऐसे सॉल्यूशन जब होता है, जब सेल श्रिंक कर जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल रख दिया गया है, नमक का घोल है उसमें सेल रख दिया गया है, तो क्या होगा? सेल सिकुड़ जाएगा, बाहर चला जाएगा पानी। अब ऐसे केस में प्लांट तो बेचारा जाके दोबारा बार बार पानी पी नहीं सकता है, तो ये सेल वॉल बहुत हेल्प करती है प्लांट सेल के लिए। जो भी इसके कंटेंट्स हैं, जितना भी यहाँ पे वैक्यूल और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारा सिकुड़ जाता है और बहुत कम एरिया में सब आ जाता है। जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है सब छोटे एरिया में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। जितना भी सेल कंटेंट है वो सब सेल मेम्ब्रेन के पास सिकुड़ कर आ जाता है और सेल वॉल कभी भी प्लांट सेल को बिल्कुल मरने नहीं देती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मोलिसिस। एक प्लांट होता है रोहियो डिस्कलर, रोहियो लीफ होती है। इट्स एन ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब आपने देखा होगा प्लांट, मैं अभी आपको फोटो दिखाती हूँ तो आपको दिख जाएगा, आपने जरूर से देखा होगा। उस प्लांट में ये प्लाज्मोलिसिस बहुत ही अच्छा दिखता है। दिखता तो सभी में, मगर एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो प्लांट चूज किए जाते हैं जिसमें वो चीज ज्यादा अच्छी दिखे। तो ये हो गया जब हाइपरटोनिक में होता है। अब जब हाइपोटोनिक में है, जैसे कि जो पेड़
पानी में रहते हैं। अब उनके में तो इतना पानी है तो क्या वो सारा पानी अंदर नहीं आ सकता है, तो ऐसे में क्या होगा, सेल को तो पता नहीं है कि सेल वॉल को तो अलाउ कर देगा पानी देख करके। तो ऐसे केसेस में जो अंदर वाटर है, जो इस सेल के अंदर पानी है, ये एक प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, तो अब बाहर ज्यादा पानी है मगर प्लांट को वो सारा पानी लेना नहीं है। यहाँ पे मैं पानी बना देती हूँ। अब प्लांट को ये पानी नहीं लेना है वरना ये मर जाएगा, गल जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अंदर के जो सेल कंटेंट हैं ये स्वेल कर जाते हैं और प्लांट के मेम्ब्रेन पर और सेल वॉल पर प्रेशर बनाते हैं। जैसे ये प्रेशर बनता है तो अब सेल को लगता है ओ बहुत पानी आ गया, बहुत है, अब हम और पानी नहीं ले सकते, तो ये सेल बस अपनी जगह पर वैसे ही रहता है, ये बर्स्ट नहीं करता है। तो ये प्लांट सेल वॉल जो है इनको ऐसी कंडीशंस में भी बचाती है जब ये सेल श्रिंक हो जाते हैं तो प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। जब पानी ये है कि ज्यादा अंदर आ सकता है तो ऐसे केसेस में ये अंदर के कंटेंट को स्वेल करके अंदर से प्रेशर बनाती है। तो ये जो अंदर से प्रेशर बिल्डअप होता है ये बाहर से पानी को अंदर अलाउ नहीं करता है। तो सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पर चलते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये शब्द तो सबने सुन रखा है। न्यूक्लियस सारे सेल्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट इन आरबीसी, प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट आरबीसी। जो हमारी बॉडी में आरबीसीज हैं उनमें बस ये न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, बाकी सारे प्लांट सेल, एनिमल सेल जितने भी हैं सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इवन जब स्टेनिंग करते हैं सेल की तो न्यूक्लियस बहुत आराम से विजिबल हो जाता है। तो न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल और ये बिल्कुल ब्रेन की तरह काम करता है। ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन का काम होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, तो वैसे ही सारी सेल एक्टिविटीज न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। जैसे हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं सब ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियस यूजुअली स्फेरिकल होता है और इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ा है, दोनों में दो दो मेम्ब्रेन्स थी ना, वैसे ही न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन्स हैं और ये मेम्ब्रेन्स पोरस होती है, मतलब इनमें बीच बीच में गैप्स होते हैं जिससे कि सामान अंदर से बाहर, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म में आराम से आ जा सके। तो ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर जो कवर है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस के बाहर जो कवर है उसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो स्पेसेस मैंने बताई इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, क्योंकि यहां से सामान आता जाता है, स्मॉल गैप्स हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और स्पेशल कंट्रोल सेंटर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। जैसे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं और मगर तब भी ब्रेन का मेन पार्ट जो सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है वो क्या है, सेरिब्रम। वैसे ही न्यूक्लियस में बहुत सारे पार्ट्स हैं मगर जो सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है उसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें एक और बड़ी स्पेशल चीज है, वो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। ये जो धागे धागे से होते हैं इनका नाम है क्रोमैटिन नेटवर्क।
जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जब सेल में एक सेल से दो बन रहे होते हैं, डिवीजन हो रहा होता है, उस समय ये क्रोमैटिन नेटवर्क मोटे हो जाते हैं, दे बिकम थिक, और उस समय इनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब हेरिडिटरी मटेरियल, जो चीजें हम अपने पेरेंट्स से आगे ले जा रहे हैं, जैसे कि हमारा कलर, हमारी हेयर, आईज का कलर, कुछ बीमारियां, ये सब हमारे पेरेंट्स से हमको इनहेरिट हुई हैं, हमको उनसे मिली हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम के दो पार्ट्स होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए पर होती है। डीएनए का वो हिस्सा जिसमें ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, उसी को बोलते हैं जीन्स। जीन्स, ये वो जीन्स नहीं है जो हम पहनते हैं, इसकी स्पेलिंग अलग होती है। और जितनी भी हमारी जेनेटिक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, वो सब यहाँ पर स्टोर होती है। आई होप आपको न्यूक्लियस समझ में आया हो। किसी सेल में न्यूक्लियर कंटेंट कैसा है, इस बेसिस पर सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, या प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मॉडर्न सेल्स हैं, आजकल के सेल्स हैं, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं वो सेल हैं, और जो हम लोग अभी सेल पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। तो इसमें सारे ऑर्गेनेल्स हैं जैसे पढ़ रहे हैं, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर है, न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे सम बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में नहीं होता है। सारी चीजें न्यूक्लियस की होंगी मगर वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होंगी। ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोइड। सामान सब है मगर वो बैग में नहीं रखा गया है। जैसे आप अपना कॉपी किताबें सब ऐसी टेबल पर फैला दें तो वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर आप उनको समेट करके बैग में ठीक से कायदे से रखें तो वो हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है कि नहीं, ये डिसाइड करता है कि सेल प्रोकैरियोटिक है मतलब ओल्ड सेल है कि यूकैरियोटिक। ये ओल्ड का ये मतलब नहीं कि 10, 15, 20 साल पुराना। ओल्ड का मतलब है जब दुनिया शुरू हुई थी, जब लाइफ आई है दुनिया में, तब के सेल्स हैं। तो प्रोकैरियोटिक, इनका एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया है, इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में नहीं होती है, और ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, सारी चीजें मेम्ब्रेन के अंदर है। यहाँ क्या है, सारी चीजें हैं मगर मेम्ब्रेन नहीं, तो सब पूरे में बिखरी हुई हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। अच्छे से आपको सब समझ में आया ना आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, goodbye, take care and keep studying.